हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। मकसद है इनका भारत से मसालों का व्यापार करना, और मसालों का व्यापार शुरू करती है। भारी कम दामों में यहाँ से मसाले खरीदती है और यूरोपीय मार्केट में अपने देश में बहुत तगड़ा मुनाफा कमाती है, लगभग 200 गुना मुनाफा कमाती है। और इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ क्या स्थापित की? प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उत्पादन होता है। यहाँ फैक्ट्री का मतलब ये है कि जो कच्चा माल ये लोग खरीदते थे उसको स्टोर करके रखते थे, एक तरह से गोदाम था। ठीक, फिर और भारत के अन्य भागों में, सूरत में, इधर उधर ये लोग फैक्ट्री स्थापित करते हैं, बात की बात। फिर 1600 ईस्वी से हम कहानी को आगे बढ़े थे, ये व्यापार स्थापित हो गए हैं और मसालों के व्यापार से अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। अब उसके बाद हम पहुँचे थे कहाँ? 1764। कहाँ पहुँचे? 1764 ईस्वी में पहुँचे। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में हम लोगों ने क्या देखा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, अब इन्होंने अपने गोदाम को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे सिपाही भी बुला लिए हैं यूरोप से, और इन सिपाहियों को धीरे धीरे फैक्ट्रियां बढ़ाते गए तो सिपाहियों की संख्या भी बढ़ती गई, तो एक छोटी सी सेना बना ली है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने 3 लोगों के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। 3 लोगों के संयुक्त सेना, कौन सा? एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना थी, प्लस बंगाल के नवाब किसकी? मीर कासिम की सेना थी, प्लस अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना थी। इन तीनों की संयुक्त इतनी बड़ी सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के पश्चात परिणाम ये हुआ कि 1765 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद में अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मिले और वहाँ पर दोनों ने संधि की। इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया दीवानी अधिकार। थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हो ना, कि रिकैप में आप इसको वीडियो को इत्मीनान से देखेंगे, पिछले क्लास का वीडियो। दीवानी अधिकार मिल गया। कहाँ के दीवानी अधिकार मिल गए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। इनके जो सामान्य प्रशासन था, जो कर प्रशासन था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूरा का पूरा नियंत्रण किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि नाम के लिए मुगल बादशाह रहे, बंगाल का नवाब रहा, लेकिन असल में इन क्षेत्रों के जो कर प्रशासन और सामान्य प्रशासन पर पूर्ण अधिकार किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो बक्सर का युद्ध था, भारत में अंग्रेजी शासन का मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले भी अंग्रेजों ने छोटे मोटे युद्ध लड़े हैं, लेकिन इस युद्ध को मील का पत्थर इसलिए माना जाता है कि पहली बार अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष शासन का स्वाद चख लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ये लोग बादशाह नहीं बने, अंग्रेज लोग, ये लोग नवाब नहीं बने। इन्होंने इनको हरा दिया, इनको रहने दिया, तुम बादशाह रहो, तुम नवाब रहो, लेकिन इन क्षेत्रों का कर प्रशासन और सामान्य प्रशासन हमारे कब्जे में रहेगा। तो इसी को क्या कह रहे हैं हम? अप्रत्यक्ष शासन। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष शासन का स्वाद चख लिया। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जितने भी रॉ मटेरियल, सब पे नियंत्रण किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कर कौन निर्धारण करेगा? अंग्रेज। कर वसूलेगा कौन? अंग्रेज। और इस प्रकार इनका मुनाफा 2000 गुना बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा 2000 गुना बढ़ गया। यहीं से अब अंग्रेज लालची हो जाएंगे कि जब हम लोगों ने इतने बड़े बड़े धुरंधरों को हरा दिया और इतना पैसा बंगाल, बिहार, उड़ीसा से देखने को मिल गया,
तो क्यों ना धीरे धीरे पूरे भारत को कब्जा कर ले, तो पूरा संसाधन हमारा हो जाएगा। यहीं से उनका लालच बढ़ता है और अब यहाँ से मुहिम चल पड़ेगी कि पूरे भारत को कब्जा करना है। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम कहाँ पहुँचे थे? 1857। 1857 में क्या हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है इसको, स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, स्वतंत्रता संग्राम इसे माना जाता है। कैसे माना जाता है? क्योंकि अब 1857, 1600 से 1857 के बीच में अब अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत को कब्जा कर लिया, सबको हरा लिया, कुछ क्षेत्रों को सीधा कंट्रोल कर लिया, सीधा कब्जा कर लिया, और कुछ क्षेत्रों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। मतलब छोटे छोटे राजा महाराजा हम आपके अधीन हैं, वो शासन कर रहे हैं, वो राजा महाराजा, लेकिन वो उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किसका है? अंग्रेजों, क्योंकि उन लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 250 सालों में लगभग पूरा भारत कब्जा कर लिया है। अब पूरे भारत को अगर कब्जा कर लिया है तो बहुत सेना भी बहुत बड़ी चाहिए पूरे भारत में शासन चलाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि पहले तो सिर्फ यूरोप से जो सैनिक बुलाते थे वही सिपाही होते थे इनकी सेना में, अब भारतीयों को भी उसमें प्रवेश दे दिया। हिंदू मुस्लिम चाहे जो हो वो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए, और इतनी बड़ी सेना हो गई कि 60% से ज़्यादा उसमें हिंदुस्तानी सैनिक थे। उसी में से एक टुकड़ी थी जो थी बंगाल इन्फेंट्री, एक टुकड़ी थी बंगाल। आपको पता है ना, सेना की अलग अलग टुकड़ी, गोरखा रेजिमेंट ऐसा ऐसा होता है, टुकड़ी होती है, सिख रेजिमेंट, तो वैसे ही एक इनकी रेजिमेंट थी बंगाल इन्फेंट्री, बंगाल इन्फेंट्री। और ये बंगाल इन्फेंट्री उस समय कहाँ पोस्टेड थी? मेरठ में। कहाँ इसको रखा गया था? मेरठ। मेरठ जानते हो कहाँ का शहर? उत्तर प्रदेश का शहर। उत्तर प्रदेश में एक शहर है मेरठ ना। मेरठ एक और चीज़ के लिए फेमस है, फॉर रॉन्ग थिंग्स। कितना भी बड़ा ट्रक ले जाओ चोरी करके, मेरठ में आधे घंटे में ऊर्जा पूर्जा काट दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ट्रक कहाँ गया। इतना माहिर है वहाँ ट्रक काटने में, है ना। तो ट्रकें जो चोरी होती हैं उधर उधर, वो मेरठ पहुँचती है, मेरठ से ऊर्जा पूर्जा बिक जाता है, पता ही नहीं चलता ट्रक कहाँ गई, मेरठ। और यहीं पर एक सैनिक कौन थे? मंगल पांडे एक सैनिक थे। मंगल पांडे ने क्या देखा, एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा था, मंगल पांडे को झाड़ू लग गया। मंगल पांडे गुस्सा आ गए, सुबह सुबह नहा के आ रहे थे कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अछूत आदमी। तो उसने कहा कि काहे का धर्म भ्रष्ट? धर्म बचा होगा तो ही ना भ्रष्ट होगा। तो बोलता है क्या बकवास करता है? बोलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ले जाता है स्वीपर एक फैक्ट्री में, मेरठ के एक फैक्ट्री में। अब यहाँ उत्पादन हो रहा है, ये गोदाम नहीं है, उत्पादन हो रहा है। किसका उत्पादन हो रहा है? कार्ट्रिज का। किसका? कार्ट्रिज का। कार्ट्रिज क्या होता है? गोली का खोल। एक कारतूस छोटा सा ही होता है, वो जो जिस खोल में वो छोटा सा कारतूस होता है उसको कार्ट्रिज कहते हैं। गोली का खोल बनता था, और गोली का खोल बन रहा था गाय और सूअर की चर्बी से। किससे बन रहा था? गाय और सूअर की चर्बी से। अब सैनिकों को क्या करना पड़ता था? एनफील्ड राइफल एक दी हुई थी अंग्रेजों ने सैनिकों को, जिसमें दांत से काटना पड़ता था उस समय। आज का खोल थोड़ा अलग है, दांत से काटना पड़ता था, छर्रा निकाल के डालना पड़ता था, खोस के फिर ऐसे फायर करना पड़ता। युद्ध में अगर चाकू से काट के छर्रा निकालेगा, गोली निकालेगा, तो तब तक तो दूसरा मार देगा। तो दांत से काटते थे। मतलब सारे सैनिकों के मुंह में क्या लग रहा था? गाय और सूअर की चर्बी लग रही थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। धर्म बहुत बड़ा मामला था उस समय, जैसे आजकल हवा चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, है ना। तो सब भड़क गए। मंगल पांडे गया अपने बैरक में, सारे सैनिकों को बताया कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। सब बौखला गए। तुरंत वहाँ 2 अंग्रेज़ों को गोली मारी, शस्त्र लूटे, और फरार हो गए। फरार होकर ये भागते भागते पहुँचे, मेरठ से दिल्ली बहुत पास है, दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली में इस समय देखो, इस समय भी मुगल बादशाह, इस समय भी भारत में किसका शासन था? मुगलों का। इस समय भी कौन थे? मुगलों का शासन था। और इस समय कौन था? जहांगीर। जब अंग्रेज आए थे तो कौन था? मुगल बादशाह जहांगीर था। और 1857 में जब क्रांति हो रही है, इस समय मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। 60 साल का बुढ़ा आदमी हुक्का पीते हुए बैठा है। लेकिन 1764 के बाद जो भी मुगल बादशाह बन रहा था वो केवल एक कठपुतली मात्र था, अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाला बादशाह,
है ना, क्योंकि सब डर गए थे, अंग्रेज़ पावरफुल होते जा रहे थे। नाम के लिए बादशाह थे ये, लेकिन जो अंग्रेज़ कहते थे वही करना पड़ता था इनको। बहादुर शाह जफ़र असहाय रूप से केवल नाम का बादशाह बैठा हुआ है, हुक्का पी रहा है। ये सारे सिपाही पहुँचे, बादशाह सलामत, हम लोगों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, अब क्या किया जाए। पहले तो बहादुर शाह जफ़र डरा कि साले तुम लोग विद्रोह करके मेरे पास आ गए, अंग्रेज़ों को पता चलेगा मेरा गला काट देंगे। लेकिन सिपाहियों ने कन्विंस कर दिया बादशाह को कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 60% से ज़्यादा भारतीय सैनिक हैं और अंग्रेज़ कर रहे हैं धर्म पर अटैक, और अगर सारे सैनिकों ने एक साथ विद्रोह किया तो एक रात नहीं लगेगा अंग्रेज़ों को भारत से ख़त्म करने में। तो बहादुर शाह जफ़र के मन में लड्डू फूट गया। उसको लगा कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी वास्तविक शक्ति बादशाहत वापस आ जाएगी, अंग्रेज़ों को भगा देंगे यहाँ से, है ना। तो ये मान जाता है, और बहादुर शाह जफ़र के इशारे पर, उसके आदेश पर भारत में अलग अलग जगह विद्रोह होते हैं, है ना। कानपुर में विद्रोह होता है, झांसी में विद्रोह होता है, रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हज़रत महल, है ना। इस तरह से बिहार में जगदीश कुंवर सिंह, इस प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में 1857 में विद्रोह हो जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों की सेना इतनी बड़ी थी कि वो अपनी टुकड़ियां हर जगह भेजते हैं और विद्रोह को दबा देते हैं, विद्रोह दब जाता है। अब विद्रोह दबाने के बाद फिर अंग्रेज़ पहुंचते हैं इसके पास, बुढ़ऊ हम जानते हैं इसका मास्टरमाइंड तू ही है, बहुत कलाकारी कर लिया, अब तेरे को मौका नहीं देंगे। बहादुर शाह जफ़र को ये लोग भेज देते हैं रंगून। कहाँ भेज देते हैं? रंगून, कैद करते हैं, रंगून भेज देते हैं। अब तू यहाँ आएगा ही नहीं भारत। रंगून कहाँ? बर्मा, बर्मा की राजधानी थी उस समय, जो म्यांमार है ना आज, उसको बर्मा कहा जाता था, ठीक। तो वो रंगून में चले गए और पूरा जीवन, अब बचा हुआ शेष जीवन वो रंगून में ही काटता है, रंगून में ही मर जाता है। बहादुर शाह जफ़र एक बहुत अच्छा शायर था। ज़फ़र जो ये नाम दिख रहा है ना, ये ज़फ़र, ये इसका पेन नेम था, पेन नेम। कवि और शायर देखना एक अलग नाम से शायरी लिखते हैं नीचे, अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखते, तो वो ज़फ़र लिखता था, पेन नेम था। इसी ने रंगून में अपने अंतिम समय में जब ये मरने वाला था तो इसने एक शायरी लिखी थी, कितना बदनसीब है जफ़र दफन के लिए, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मी भी ना मिली कुएं यार में। ये लिखता है, इसका अर्थ क्या है कि मैं भारत का बादशाह इतना बदनसीब हूँ कि दफन के लिए मुझे अंतिम समय में 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिली अपने मातृभूमि में। और बहादुर शाह जफ़र भारत में ही पैदा हुआ है ना, और यहाँ का बादशाह था। वहाँ 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिली अंतिम समय में कि मुझे वहाँ दफनाया जाए, वो वहाँ मर गया, ठीक। अच्छा, अब ये कांड हो गया 1857। अभी भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन है वो 2 चरणों में चला है। 1857 तक, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, लेकिन 1857 का विद्रोह हो गया। ब्रिटेन में बैठी महारानी को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी विफल हो रही है भारत में, विद्रोह हुआ मतलब विफलता है। अब आगे चलकर अगर ऐसा विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ों की भारी बेइज्जती होगी, है ना। अंग्रेज़ों ने लगभग 54 देशों को गुलाम बनाया था, सिर्फ भारत ही नहीं था, चीन भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, भारत भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। ऐसे करके 54 देश, आज के मौजूदा 54 देशों को गुलाम बनाया था अंग्रेज़ों ने। तो अगर मान लो भारत में ऐसा कुछ होता है तो बाकी देशों को भी सूचना जाती और फिर वो लोग भी वैसे ही आक्रामक हो जाते। इसलिए अब सीधा सीधा क्या किया कि ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अब तुम नहीं चलाओगे भारत में शासन, अब सीधे ब्रिटेन की महारानी चलाएगी शासन। तो 1857, 1600 से हम कहानी देख रहे हैं। जब शासन शुरुआत में चला, 1764 बक्सर के युद्ध के बाद शासन, अप्रत्यक्ष शासन, वहाँ से लेकर यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। कंपनी शासन कहेंगे। अभी इस समय 1857 तक किसका शासन चला भारत में? कंपनी, अंग्रेजी कंपनी शासन। अब क्या क्या चलेगा? क्राउन शासन। अब क्राउन का शासन, क्राउन समझते हो ना, ताज, क्राउन शासन चलेगा। क्राउन शासन चलेगा भारत में, शासन, क्राउन शासन।
है ना। अब भारत की आज़ादी तक क्राउन शासन नहीं चलेगा भारत में, ठीक। बहुत सारे अब मूलभूत परिवर्तन किए जाएंगे ताकि आगे ऐसा विद्रोह ना हो, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा विद्रोह हुआ, सेना में आज 60% से ज़्यादा भारतीय सैनिक है, विद्रोह हुआ तो फिर अंग्रेज टिक नहीं पाएंगे। अब हुआ ये कि कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं का 1857 है ना, हम पहुंचते हैं सीधे 1885 में। 1885 में एक आदमी आएगा, एओ ह्यूम आएगा और एओ ह्यूम स्थापना करेगा कांग्रेस की। किसकी करेगा स्थापना? कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है सोनिया गांधी राहुल गांधी वाला। इस कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, भारत की स्वतंत्रता से पहले। और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? एओ ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम। ये सब पढ़ोगे आप, कहीं ना कहीं आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी केवल भूमिका है। एओ ह्यूम ने किया। एओ ह्यूम कहाँ का निवासी था? स्कॉटिश। ये स्कॉटिश था, स्कॉटिश। ये कौन था? स्कॉटिश। स्कॉटलैंड का निवासी को स्कॉटिश कहते हैं। स्कॉटलैंड, ऐसा सुने हो मर्द लोग स्कर्ट पहन के सिर्फ फिफरी बजाते बजाते चलते हैं, वही देश है ये स्कॉटलैंड। एओ ह्यूम अंग्रेजों के शासन में आईसीएस अधिकारी था ये एओ ह्यूम। आईसीएस बोले तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इंपीरियल, जैसे आज आईएएस होता है ना, वैसे उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में वो लोग परीक्षा कराते थे आईसीएस, उसका नाम होता था आईसीएस। क्योंकि उस समय भी अंग्रेज़ों का शासन है तो कलेक्टर वलेक्टर की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए वो एग्ज़ाम कराते थे और जो अधिकारी है नियुक्त करते थे। एओ ह्यूम ये। और इस समय देखो, अंग्रेज़ों ने जब भारत में शासन संभाला तो इन्होंने क्या है, भारत में जो शासन का उत्तरदायी होगा उसके लिए एक पद इन्होंने निर्मित किया था जिसको कहते थे भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, एक बॉस, पूरे भारत में अंग्रेजी शासन का एक बॉस, भारत का गवर्नर जनरल। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जी गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। डफरिन ने कहा किसको? ह्यूम को। इतिहासकारों का कहना है कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना की गई, वास्तव में वो अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था। क्या था? षड्यंत्र। कैसे षड्यंत्र? इतिहासकारों का कहना है कि उस समय गवर्नर जनरल जो डफरिन था, उसने एओ ह्यूम को कहा कि एक काम करो, तुम भारतीयों को लॉलीपॉप थमाओ, तुम भारतीयों को ये विश्वास दिलाओ कि तुम एक संगठन बना रहे हो जिसका नाम है कांग्रेस, और तुम भारतीयों को आह्वान करो कि आओ, मैंने आपके लिए कांग्रेस बनाई है, आइए आप कांग्रेस में शामिल होइए। क्या करेंगे हम शामिल होकर? तो कांग्रेस एक संगठन जो है, भारतीयों की जो भी मांगे हैं वो अंग्रेज़ों से मांग करेगा और आज दबाव बनाएंगे ताकि भारतीयों के जो अधिकार हैं अंग्रेज वो अधिकार उन्हें दे दें। समझ रहे हो? अगर भारतीयों को विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस हमारे अधिकारों के लिए लड़ रही है तो फिर इस तरह का विद्रोह क्या दोबारा होगा? नहीं होगा। तो इतिहासकारों का कहना है कि वास्तव में कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के माध्यम से एक षड्यंत्र थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है वो किसकी तरह काम करेगा? सेफ्टी वॉल्व। किसकी तरह काम करेगा? सेफ्टी वॉल्व की तरह। कांग्रेस की जो तुलना है किससे की गई? सेफ्टी वॉल्व। बड़े बड़े पाइप देखे हो जहाँ से पानी की सप्लाई होता है, ऊपर ऐसे वॉल्व लगा रहता है। वॉल्व से क्या करते हैं? पानी के फ्लो को, नियंत्रण को कंट्रोल करते हैं। बंद कर दो आप वॉल्व को तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। ये जब 1857 का विद्रोह जब हुआ तो भले ही ये विद्रोह दब गया, अंग्रेज़ों ने दबा दिया, लेकिन एक चिंगारी उठ गई थी। एक विश्वास भारतीयों के मन में जाग गया था कि हम अंग्रेज़ों को से लड़ सकते हैं और भगा सकते हैं ना। तो वो जो राष्ट्रीयता की भावना जो जागी थी, उस फ्लो को रोकने का काम किसने किया? कांग्रेस रूपी सेफ्टी वॉल्व। वो जो फ्लो तेज़ी से, अगर कांग्रेस नहीं बनती तो फिर एक बड़ा विद्रोह की आशंका थी और वो विद्रोह होता तो वो शायद अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंक देता भारत से। लेकिन कांग्रेस बना दी गई और कांग्रेस ने लॉलीपॉप थमा दिया भारतीयों को, सीधा सीधा बोले चूतिया बनाया, है ना, उस समय, ताकि अगला ऐसा विद्रोह दोबारा
ना हो सके। प्लॉट को समझ रहे हो? कुछ अभी याद रहे ना रहे वो ज़रूरी नहीं है, क्या हो रहा है उस थीम को समझो। समझ में आता नहीं? अब ये कांग्रेस हो गया, अब इसी कांग्रेस में बड़े बड़े नेता शामिल होंगे आगे चल के। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब नाम आपने सुने होंगे ना स्कूल में हल्का फुल्का, भले याद नहीं होगा किसने कहा किया, लेकिन सुना जरूर होगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, फिर गांधी साउथ अफ्रीका से आके एम ए जुड़ी तो गांधी भी आ जाए, और गांधी जब कांग्रेस से जुड़ेंगे तो सबसे बड़ा नेता कौन हो जाएंगे? गांधी ना। फिर पूरा देश जो गांधी बोलेंगे वो सुनेगा। ठीक, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल होते हैं, है ना। और भले ही 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन का उदय होता है पूरे भारत में। क्रांतिकारी संगठन जान रहे हो ना, बड़े बड़े नाम, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ना, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे। सोचो 15 साल 16 साल के उस समय माहौल कैसा होगा। 15 साल 16 साल के युवा और लड़कियां भी वो क्रांतिकारी बन जाती थी। मतलब उनको ये पता था कि पकड़े गए तो सिर्फ फांसी होनी है, लेकिन फिर भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कूद गए। आज 15 साल 16 साल क्या 20 साल के लड़कों को पिछवाड़ा धोना नहीं आता है, लड़के लड़के और क्या आता है हमको। और उस समय सोचो 15 16 साल 14 साल की उम्र है और कैसा पागलपन है अंदर, भारत को आज़ाद कराना है। और ये पता है उनको कि पकड़े गए तो सिर्फ एक ही हाल होना है, फांसी। और आराम से लटक भी गए, पकड़े गए, फांसी की सज़ा सुनाई अंग्रेज़ों ने और लटक गए हंसते हंसते। तो क्या माहौल रहा होगा सोचो, उस समय की हवाओं में क्या जोश होगा, है ना। और कैसा माहौल होगा, कल्पना कभी करो। आज हम लोग क्या कर किए हैं अभी तक, है 19 साल 20 साल 24 साल के हो गए, क्या किए हैं। वो 15 साल 16 साल में सब कुछ करके लटक के शहीद होकर चले गए। ठीक, तो उनका उद्देश्य क्लियर था कि भारत को, ये देश हमारा है, अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना, क्रांतिकारियों का। कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी भारतीयों के अधिकारों की मांग के लिए। ठीक, कांग्रेस बहुत सारे आंदोलन आप आगे पढ़ोगे तो कांग्रेस की सोच, स्वरूप और इनकी प्रतिक्रिया जो होगी अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें भी परिवर्तन आएगा। लेकिन शुरुआती दौर में ये कांग्रेस की क्या उद्देश्य क्या था? भारतीयों को उनका अधिकार दिलाना। ये भारत हमारा है, आप हमें अधिकार दीजिए। और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कांग्रेस स्वशासन की मांग करती। कांग्रेस किसकी मांग करती? स्वशासन। मतलब भैया देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत के सम्राट हो, आप भारत की रानी हो, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भारत देश हमारा है, यहाँ की शासन की बागडोर में हिस्सा हमारा होना चाहिए। ये मांग रहती है कांग्रेस की, है ना। तो कांग्रेस बहुत बड़े बड़े आंदोलन करती है, जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सुनोगे आप, आगे पढ़ोगे। असहयोग आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब सुना होगा आपने, सुना लग रहा होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन इसी को बोलते हैं, ये भी करती है। और आगे चलकर 1942 में पहली बार कांग्रेस एक आंदोलन करती है, जिससे पता चलता है कि अब कांग्रेस का भी उद्देश्य साफ हो गया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन पहली बार। मतलब अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब इतिहास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। 1942 में अब कांग्रेस पहली बार बोल रही है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें स्वशासन नहीं चाहिए, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक, लेकिन ये तीनों आंदोलन विफल हो जाते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े आंदोलन हैं ये, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आप पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे, तीनों आंदोलन अनसक्सेसफुल रहे, विफल रहे, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। अब आप देखिए 1885 के बाद हम सीधे पहुंचते हैं 1939। यहाँ पहुँचते हैं हम, और ये समय है 1939-45। इतिहास के कालखंड में हम इतने आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पढ़े हैं तो ये काल किसका है?
इस काल में चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या चल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध चल रहा है। हाउ आप भाई बेसिक क्लास से करे रहे तो कहाँ गायब रहता है रे? अचानक दिखता है। पानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ मित्र राष्ट्र हैं, एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र। अभी भी युद्ध शुरू कैसे होता है? इधर से एक देश है धुरी राष्ट्र की तरफ से, एक देश जर्मनी। कौन सा देश? जर्मनी। एक नाम सुने होंगे आप लोग, हिटलर। ऐसे चार्ली चैपलिन जैसा मूछ रखता था। ये क्या करीज, ये हर पोलैंड में बम फेंक दिस। पोलैंड यूरोप का एक देश है, बम फेंक दिस। और पोलैंड में बम गिरा, जो हिटलर ने बम फेंक दिया। पोलैंड भागे गया अपने बड़े भाई के पास, ब्रिटेन के पास। भाई जर्मनी है, बम फेंक दे। अच्छा, तो फिर ब्रिटेन कूद गया युद्ध में। देखता हूँ रोगा जर्मनी, तोला बताता हूँ। तो ब्रिटेन आ गया। इधर से कौन? ब्रिटेन। अच्छा, अब ये बोला अरे ब्रिटेन आ गया, जब ब्रिटेन ने बुला ली पोलैंड, तो जर्मनी बुला लेता है अपनी इटली को। इसका दोस्त इटली इसके साथ आ जाता है, बोलता भाई इटली आ गए, तो एक बार फिर फ्रांस आ जाते रहती, ठीक। और फिर रहती, फिर जापान आ जाते। तो जापान क्या करते? जापान पर्ल हार्बर, यूएसए सुने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो जापान क्या करता है? अमेरिका के पर्ल हार्बर, एक पत्तन शहर होता है, ये द्वीप होता है, पर्ल हार्बर पर बम फेंक देता है जापान। अब उधर से संयुक्त राज्य अमेरिका खबर मिलता, तो इतना हिम्मत, तो फिर एती आ जाते, संयुक्त राज्य अमेरिका इधर शामिल हो जाता है, ठीक। और साथ में फिर इधर आ जाता है संयुक्त सोवियत संघ रूस। सुने हो? सोवियत संघ रूस। आज हम रूस कहते हैं, लेकिन पहले ये कहलाता था सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। लेकिन 1991 में सोवियत संघ रूस का विखंडन हो गया। मतलब बहुत सारे देश टूटकर अलग हो गए, जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब देश सुने होंगे आप लोग। वो ज्योग्राफी में सब जान जाओगे कौन सा देश किधर है, कहाँ है। तो ये लोग अलग हो गए, तो अब रूस बच गया, बाकी देश स्वतंत्र हो गए, अलग हो गए। तो सोवियत संघ रूस ना बोल के अब क्या कहा जाता है? रूस, केवल रूस। ये भी शामिल हो गया। अब बाद में कुछ हद तक चाइना भी आ गया। इधर भयंकर युद्ध चल रहा है, 3 बड़े देश, उधर छोटे छोटे और देश भी इसके साथ दिए थे, और इधर भी छोटे छोटे देश। ये जीत गए। मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्र को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, हरा दिया ना। अभी देखो, भारत की आज़ादी का यहीं पर राज छुपा हुआ है। ये विश्व युद्ध हालांकि मित्र राष्ट्र जीत गए, लेकिन कोई इतना बड़ा युद्ध होगा तो भैया बहुत पैसा लगेगा, हथियारों में बहुत पैसा लगेगा। और ब्रिटेन ने जितना लूट खसोट करके भारत से आज तक कमाया, वो सारा पैसा कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है, यहाँ जा रहा है। जितनी बड़ी सेना भारत में बना ली थी, अब वो सेना यहाँ लड़ रही है, और जाके खर्चा हो जाए, खर्चा वही, अब मुंबई भाषा में बोलते खर्चा हो गया, मतलब मर गए। तो अब अंग्रेज दोहरी मार झेल रहे थे। इसकी वजह से सैन्य दृष्टि से कमज़ोर हो गए, आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो गए। और भारत में ये वो समय है जब क्रांतिकारी गतिविधियां चरम सीमा पे हैं, और कांग्रेस भी इसी दौरान, देखो भारत छोड़ो आंदोलन चला देती 1942 में, लेकिन ये दो तो गतिविधियां हो ही रही, क्योंकि इसी दौरान 1942 में कांग्रेस छेड़ देती भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। क्रांतिकारी अपनी गतिविधि कर ही रहे हैं। लेकिन एक आदमी और है जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वो है सुभाष चंद्र बोस। देखो, इस कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस भी नाम सुना होगा आपने, टोपी लगाए हुए खाकी। सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस अधिकारी थे, अंग्रेज़ों के इस एग्ज़ाम में बैठे थे, और 19 साल से पहले की उम्र में उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया था। वो भी चाहते तो आराम से कलेक्टर बन के अंग्रेजी शासन में मौज करते, लेकिन उन्होंने ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई किया था औकात बताने के लिए।
कि देखो सालो हमारी औकात कितनी है। और भारतीयों के लिए केवल अंतिम उम्र जानते हो कितनी थी? 19 साल। इसके बावजूद उन्होंने क्रैक किया था। आज सोचो, आज 19 साल में भी लोगों को ठीक से धोना नहीं आता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस, और जो इतना टफ एग्ज़ाम और लंदन में जाके देना है, और वो एग्ज़ाम क्रैक किए थे ना। और छोड़ भी दिया, सिर्फ छोड़ दिया सिर्फ बताने के लिए कि मैं तुमको तुम्हारी औकात बताना चाहता था कि भारतीय क्या कर सकते हैं। और आ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, भारत की कांग्रेस में शामिल हो गए। जब ये युद्ध चल रहा था तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि यही सही मौका है, युद्ध चल रहा है, जापान हमारा सहयोग करेगा और हम भारत में जो सेना है आक्रमण कर देते हैं, भारत को आज़ाद करा देते हैं, यही सही मौका है। गांधी नहीं माने। गांधी का कहना था ये हिंसा होगा। आपको पता है गांधी अहिंसा के पुजारी, हिंसा होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया, त्याग दिया, क्योंकि गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो सोच है वो मिली नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस त्याग दिया और सुभाष चंद्र बोस इसी बीच में 1943 में कहाँ पहुँचे? सिंगापुर। कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस? सिंगापुर चले गए। सिंगापुर गए और सिंगापुर में उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज ये बना दी। आज़ाद इसी को बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, है ना। आज़ाद हिंद फौज बना दी। हालांकि मूल श्रेय जाता है कैप्टन मोहन सिंह को। एक भारतीय थे जो सिंगापुर में अंग्रेजी सेना में शामिल थे और वो वहाँ पर भारतीयों को संगठित कर रहे थे। लेकिन जब ये पहुँचते हैं तो उस सेना को एक रूप देते हैं, एक दिशा देते हैं, और हम कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने गठित की 1943 में आज़ाद हिंद फौज। जापानी सरकार से सहयोग लिया, जापानी सेना से, और चढ़ाई शुरू कर दी। और ये उधर वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, नागालैंड मिजोरम वाला क्षेत्र, उधर गए भी और मणिपुर में झंडा गाड़ दिया। अंग्रेजी सेना को पराजित कर झंडा गाड़ दिया। हालांकि बाद में अंग्रेजों की सेना वहाँ टूट पड़ी तो वापस भी आना पड़ा। गतिविधि शुरू हो गई। अंडमान निकोबार में से आज़ाद हिंद फौज पहुंची और वहाँ अंग्रेजों को भगाकर वहाँ झंडा गाड़ भी दिया। और अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस वहाँ के राष्ट्रपति भी बने। ठीक शुरू हो चुकी थी गतिविधि। और अंग्रेज़ों को डर इसी से था कि अब ये जापानी सेना का सहयोग लेके कब अंदर घुस आया और हमको उखाड़ फेंके। ठीक, तो 3 गतिविधियाँ एक साथ चल रही थी, 4 इनफैक्ट 4। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है जिसमें अंग्रेज जो है सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते जा रहे हैं। भले ही युद्ध जीत गए लेकिन कमज़ोर हो रहे हैं। क्रांतिकारी अपनी गतिविधि चला रहे हैं, जहाँ मौका मिले बम फेंको, उड़ा दो सीधे इनको। कांग्रेस इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चला रही 1942 में, और सुभाष चंद्र बोस जापानी सेना के सहयोग से चढ़ाई कर रहे हैं। अब अंग्रेज़ घिर चुके थे। अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि अब हम भारत को लंबे समय तक गुलाम नहीं बना सकते। ये युद्ध समाप्त होता है और इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन है? ब्रिटेन के पीएम है क्लीमेंट एटली। कौन है? क्लीमेंट एटली हैं। ये घोषणा करते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि हम जून 1948 तक, कब? जून 1948 तक भारत को छोड़कर चले जाएंगे, हम आज़ाद करके चले जाएंगे। ये घोषणा करते, कौन करता है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ये घोषणा कर देता है। इनको मालूम हो चुका था छोड़ के चले जाओ, इससे पहले कि बेइज्जत करके भगाए जाए, जाना उचित है। घोषणा कर दिया। अब ये घोषणा कर दिया, अब मतलब पूरे भारत को एक उम्मीद की किरण मिल गई कि हम आज़ाद हो रहे हैं, हम आज़ाद हो रहे हैं। अब अंग्रेज़ अगर भारत को छोड़ के जाएंगे, सत्ता यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो किसी न किसी को सत्ता सौंपेंगे, सौंप के ही जाएंगे ना। अब एक बात तो और क्लियर थी। एक बात क्लियर क्या थी
कि भाई इतने लंबे समय से हम लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे पूर्वज थे, ये स्वतंत्र भारत की कुछ कल्पना इन्होंने की थी कि स्वतंत्र भारत में पहले जैसा राजा महाराजाओं का शासन नहीं होगा। स्वतंत्र भारत में होगा क्या? लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत में होगा लोकतंत्र। और ये शब्द भी सुना होगा आपने, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। स्वतंत्र भारत में क्या होगा? लोकतंत्र। आई लोकतंत्र होगा। और लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार का शासन होगा। किसका शासन होगा? सरकार का शासन होगा। राजा महाराजा का शासन नहीं होगा भैया। किसका शासन होगा? सरकार का। और सरकार कैसी प्रकृति की होगी? जनता की सरकार होगी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी। और सरकार जब बन जाएगी तो किसके लिए कार्य करेगी? जनता के लिए। यही लोकतंत्र का अर्थ है ना। जनता की सरकार होगी मतलब हमारे बीच से लोग सांसद चुनाव, लोकसभा चुनाव में खड़े होते हैं, जो बच गए वो लोग वोट देते हैं, जनता द्वारा चुनी जाती है। और जो जीत के सरकार का हिस्सा बनते हैं, किसके लिए कार्य करेंगे? झूठ है, ऐसा है क्या? लोग जनता के लिए कार्य करने जाते हैं, लेकिन कहना यही पड़ेगा कि हमें पता है आजकल की राजनीति में सब साले चोर हैं। कोई बस आपको चूतिया बनाते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, हाँ सेवा का अवसर देहू, सेवा का अवसर देहू। साले जाते हैं अपने 7 पीढ़ी के लिए व्यवस्था करने, है ना। ये लोकतंत्र होगा। तो क्लियर है भाई, अंग्रेज किसको? उस समय कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन था देश में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऐसे भी छुटपुट पार्टियां थीं, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा। तो सरकार, सत्ता किसको सौंप के जाएंगे? कांग्रेस को। किसको सौंप के जाएंगे? कांग्रेस को। सत्ता ये सौंपेंगे किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को सत्ता सौंप के जाएंगे, तय था। लेकिन कांग्रेस ने एक निवेदन किया अंग्रेजों से कि देखिए साहब, लंबे समय से हम लोग तो गुलाम रहे। पहले तुर्कमेनिस्तान से लोग आए, मुस्लिम आक्रमणकर्ता, उन्होंने गुलाम बनाया। उनकी गुलामी ख़त्म होने वाली थी तो उज्बेकिस्तान से मुग़ल आ गए, मुग़लों ने गुलाम बनाए रखा। फिर आप लोग आ गए, आप लोगों ने गुलाम बनाए रखा। हमें अनुभव नहीं है भारत के संविधान का निर्माण करने का। आप भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमारी सहायता करें। अंग्रेज़ों ने ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। अंग्रेज़ों ने ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और मार्च 1946 भारत पहुंचता है कौन? कैबिनेट मिशन। क्या पहुंचता है? कैबिनेट मिशन। अंग्रेज भाई लाइट गोल हो गए, रुको 2 मिनट में चालू हो जाएगी। इन्वर्टर है तो इन्वर्टर से ये लाइट चल जाती है, एसी नहीं चलता। फोटो कॉपी मशीन बंद करनी होगी, लोड उठाएगा।
like to wish you a very happy आरक्षण के खिलाफ मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए संसद में 130वां संशोधन बिल पेश कर दिया है। और देखिए इस बिल में ऐसे ऐसे प्रावधान है, या फिर आप यूं कहिए कि जिस क्राइम या करप्शन के आरोप में अगर 30 दिन की जेल हुई तो मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री कर से आते हो तो छुपाते क्यों हो यार? मतलब तुम लोग, हमारी टोटल खान ग्लोबल स्टडी में 700 लोग काम करते हैं। कोई नॉनवेज नहीं खा सकता है नवरात्रि सावन में, और रमजान के टाइम पे भी कोई जिसको खाना खा। अब सवाल ये है कि प्राण प्रतिष्ठा आपका एक धार्मिक संस्कार है, आप ये आस्था रखते हैं, आप ये मानते हैं, आपकी ये मान्यता है कि हम मंत्र पढ़ के जो आगे इसका ओह लाइट तो आगे है। चलो हम पहुंचे थे कहां? मार्च 1946। मार्च 1946। मार्च 1946 कौन आया भारत? कैबिनेट मिशन, अंग्रेजों ने भेजा था कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन में, 3 सदस्य थे, 3 सदस्य। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग भारत आए। और इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ये भेजा अंग्रेजों ने, किस लिए आए थे? भारत का संविधान बनाने में सहायता करने। और कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान बनाने के लिए बनाया एक संविधान सभा। क्या बनाया? एक संविधान सभा, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ये संविधान सभा बनाई। अब ये संविधान सभा कैसी थी? एक संविधान सभा का निर्माण किया इन्होंने। इसमें 389 सदस्य शामिल किए गए, 389। ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। कैसे? देखो, चुनाव जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव हम कब कहते हैं? जब आम जनता मतदान करती है, चुनती है, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन जब जनता सीधे चुनती नहीं है तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता ने किसी और को वोट दे के चुना था और उन लोगों ने वोट दे के इनको चुना ना, अप्रत्यक्ष चुनाव। अच्छा, अब ये जो थे 389 कहाँ से आए ये? तो देखो क्या था कि अंग्रेजों ने जब भारत को कब्जा किया तो जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था उन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने बना दिया था प्रांत, अपना प्रांत बना दिया था भारत में। जैसे आज भारत में राज्य हैं, वैसे उस समय अंग्रेजों ने क्या बनाए थे? प्रांत। जहाँ प्रत्यक्ष शासन है तो ऐसे कितने प्रांत थे? 11। ऐसे कितने प्रांत थे? 11। और छोटे छोटे और क्षेत्र थे जिन्होंने अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था। इन्हें कहा जाता था देसी रियासत। इन्हें क्या कहा जाता था? देसी रियासत। देसी रियासत कहा जाता था, प्रिंसली स्टेट्स।
तो देसी रियासतों से इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। और 93 सदस्य कहाँ से थे? रियासतों से, देसी रियासतों से शामिल किए गए। डिटेल आप पढ़ोगे आगे, मैं पूरा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ये संविधान सभा बन गई। अब देखिए, संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा, यही संविधान सभा क्या बनाएगी? भारत का संविधान बनाएगी। यही संविधान सभा निर्माण करेगी भारत के संविधान का, भारत का संविधान बनाएगी, ये बनाएंगे। कल हम लोग यहाँ पहुँचे थे, नहीं पहुँचे थे ना? नया है ना? हाँ, भारत का संविधान बनाएंगे। तो देखो, भारत का संविधान कैबिनेट मिशन ने बनाया कि संविधान सभा ने? संविधान सभा ने बनाया। कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए किसका निर्माण किया? संविधान सभा का। और संविधान सभा ने भारत का संविधान का निर्माण किया। जैसे कोई बड़ा आयोजन हो घर में, जैसे मान लो उर्फी जावेद के बिहाव होते ना, उर्फी जावेद के बिहाव होते। अब कैसे करी? सब मामा चाचा है ना, सब बहनें भाई आएंगे, शादी में आएंगे। तो जितने लड़के थे ना भाई उसके, उनको जिम्मा सौंप दिया गया कि भैया तुम लोग केटरिंग देखना, है ना, मेहमानों को लाना ले जाना स्टेशन से करना, ये सब जिम्मा सौंप देते हैं ना, अलग अलग कार्य सौंप देते हैं। जितनी उसके ममेरी फुफेरी बहनें आई थी, और उर्फी जावेद के पापा ने उनको भी जिम्मा सौंप दिया, एक और ऊपर नज़र रखो, एक और चाल चलन ठीक नहीं है। नहीं, अक्सर क्या होता, क्या पता शादी से पहले ऐसे साड़ी लटका के मंडप से भाग जाए। तो अलग अलग लोगों को, ग्रुप को अलग अलग जिम्मा सौंप दिया गया। घर के बुढ़े, घर के जितने बुजुर्ग थे उनको जिम्मा सौंप दिया, देखना साला कोई रिश्तेदार नाक मुंह फुलाए तो सीधा खोपचे में ले जाकर मुंह फोड़ देना उसका, शादी में कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। जिम्मा सौंप। तो उसी प्रकार ये जो 389 सदस्यों की जो संविधान सभा बनाई गई थी, छोटी छोटी समितियां बनाई गई। इन्हीं सदस्यों को मिलाकर छोटी छोटी अलग अलग समितियां बनाई गई थी। ये भी डिटेल में आप पढ़ोगे बाद में। इसी में से एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसको आपने सुना होगा, ड्राफ्टिंग समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे ना। तो इस तरह समितियां बनाई गई। ये समिति काम पर लग गई, अपने भारत का संविधान बनाने के कार्य पर लग गई। और हम देखेंगे कि 1947 के प्रारंभ में संविधान पर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। संविधान के निर्माण का कार्य 1947 के प्रारंभ में, 1947 शुरू हुआ, नवंबर ऐसे बोलते हैं, नवंबर में संविधान सभा बन गई थी। लेकिन संविधान का जो निर्माण का कार्य था वो 1947 के शुरुआत में प्रारंभ हो गया। लेकिन संविधान को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। कितना समय? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना समय लगेगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगने वाले हैं। संविधान के निर्माण का कार्य शुरू ही हुआ था, लेकिन साला हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए ना। लेकिन अब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, साथ में पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया, है ना। डिटेल आप पढ़ेंगे आगे। अभी देखो भाई, यहाँ से तो क्लियर हो गया था भारत आज़ाद होने वाला है। तो इससे पहले 1946 में एक घटना हुई थी। 1946 में क्या हुआ था? 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। अंतरिम सरकार बनाई गई थी। अंतरिम का मतलब होता है टेम्पोररी, क्योंकि संविधान बना नहीं है भाई। भारत स्वतंत्रता पाएगा, संविधान बनेगा, तब तो चुनाव होंगे, तब तो सरकार चुनी जाएगी। लेकिन अभी
आज़ाद तो हुए नहीं थे हम, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि हम भारतीय को ट्रेनिंग तो दे दें कि आज़ाद होने के बाद सरकार चलाएंगे कैसे। तो इसी समय 1946 में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था वेवेल। कौन था? वेवेल। गवर्नर जनरल वेवेल था। तो अंतरिम सरकार जो बनाई गई उसमें अध्यक्ष कौन था? वेवेल था। अध्यक्ष बनाया गया कौन? वेवेल। उपाध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू। और विभिन्न मंत्री बनाए गए, विभिन्न मंत्री भी बनाए गए, भारतीयों को मंत्री बनाया गया। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कृषि एवं खाद्य मंत्री बने, है ना। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। ऐसे कुछ मंत्री भी बनाए गए ताकि इनको ट्रेनिंग दी जा सके, ये सीखें कि कैसे सरकार चलाई जाए ना। तो 1946 में बनी थी एक अंतरिम सरकार। अब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी हमारा संविधान तो निर्माण कार्य चल रहा है, चुनाव हो नहीं सकते। तो 1947 के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल भी गठित किया गया। प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया। और प्रथम मंत्रिमंडल स्वतंत्रता के बाद जो गठित किया गया, तब प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ही बने प्रथम प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ केवल पटेल लिख दूं चलेगा ना? जानते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बने। और भी मंत्री बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाए गए। बाबू जगजीवन राम फिर से श्रम मंत्री बनाए गए, है ना। भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बनाए गए। और एकमात्र महिला मंत्री इसमें थी जिसका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। और ये कौन सी मंत्री बनाई गई थी? स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। ये एकमात्र महिला, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता। देखो इनको भी मंत्री इसलिए बना लिया कि भैया ये रानी थी, राजकुमारी थी। सामान्य महिला को देते ये लोग नहीं देते, राजकुमारी थी तो एक मंत्रालय मिल गया, स्वास्थ्य मंत्री बन गई। इस प्रकार से एक मंत्रिमंडल तैयार हो गया। अब ये शासन चलाना है भारत में, लेकिन संविधान का कार्य तो अभी भी चल रहा है। अब संविधान आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखो 2 डेट आएगा। एक आएगा 26 नवंबर 1949 और एक डेट आएगा आपका 26 जनवरी 1950। जब भारत के संविधान निर्माण की बात आती तो 2 डेट आता है। ये 2 डेट की बारीकियां हैं यहाँ पर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हुआ? अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। क्या किया गया? अधिनियमित। अंगीकृत मतलब अडॉप्ट, अधिनियमित मतलब एनैक्ट किया गया। कैसे इसको बोल रहे हैं? संविधान पूरी तरह से तैयार नहीं था, केवल 15 प्रावधान को प्रभावी कर दिया गया था। केवल 15 संविधान के 15 प्रावधानों को प्रभावी कर दिया गया था, क्योंकि हमें चुनाव की तैयारी करनी थी। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान प्रभावी कर दिए गए, चुनाव आयोग क्योंकि यही चुनाव करवाएगा लोकसभा का सरकार बनाने के लिए, वो प्रभावी कर दिए गए। नागरिकता संबंधी प्रावधान कुछ प्रभावी कर दिए गए। संविधान अभी तैयार नहीं है, लेकिन 15 प्रावधान प्रभावी कर दिए गए इसी तारीख को। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, जवाब क्या होगा? अधिनियमित किया गया, यही है जवाब आपका। अब पूरी तरह से काम पूरा हो गया, तो 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। लागू या इसे कहते हैं प्रारंभ, संविधान प्रारंभ हो गया इस तारीख। लागू मतलब इन्फोर्स्ड, प्रारंभ मतलब कमेंस्ड हो गया। तो भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। अधिनियमित कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950।
संविधान का प्रारंभ कब से माना जाता है? 26 जनवरी 1950। हमारा भारत का संविधान बनके तैयार है ना, कुछ इस प्रकार से। ये दे हमारी किताब तैयार है। ये है भारत का संविधान, ये तैयार अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये देखो सारनाथ वाले अशोक स्तंभ के प्रतीक चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कितना शेर है? हाँ, 3 सामने दिखा थे लेकिन एक ठन पीछे लुकाए है, ठीक, एक पीछे है, दिख नहीं रहा बेचारा। 4 शेर, ये हमारा प्रतीक चिन्ह के साथ भारत का संविधान मूल प्रति है। ये जो संविधान था ये हस्तलिखित था, हैंड रिटन। कैसा था ये? हाथ से लिखा गया था, ये हाथ से लिखित, टाइपिंग वाइपिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हाथ से लिखा गया पूरा। ये कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में लिखा गया था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। तो कौन लिखे हो ही? प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने लिखा था। क्यों लिखने दिया था अभी समझ जाओगे। ये लो, इसलिए इनको लिखने दिया गया था। ये राइटिंग देख रहे हो, ये प्रेम बिहारी रायजादा की राइटिंग है, इसीलिए इनको सौंपा गया था। देखो कतक सुंदर लिखे है ना। तो ये हैंड राइटिंग रही तो प्रेम बिहारी रायजादा ला सौंपेगी, ये लिखा उन्होंने, ठीक। इसको कर्सिव राइटिंग बोलते हैं और उसमें भी बहुत कलाकारी है। आर कैसे बनाया गया, हालांकि जब हम आर बनाते हैं तो वो आर ऐसा होता है, लेकिन अब एक्स्ट्रा कलाकारी जोड़ दिया इन्होंने, या ऐसा इन्होंने लिखा, ठीक। प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। तो ये मूल संविधान है ना। अब देखिए ये मूल संविधान है। संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इस बात की कल्पना अवश्य कर रखी थी कि हमारा भारत का संविधान बन रहा 1950 में, 1950 में बन रहा। भाई किसी देश का संविधान बार बार थोड़ी लिखा जाता है कि हर 25 साल में 50 साल में दूसरा संविधान लिखो। संविधान तो एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन नए काल के अनुसार, नई आवश्यकता के अनुसार संविधान में परिवर्तन भी किए जा सके, ये व्यवस्था भी की है। अच्छा, एक संविधान किसी देश का क्या होता है? संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। सर्वोच्च कानून संविधान। भारत के अंदर कोई भी कानून बनेंगे, चाहे गरीबों के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे रोजगार के लिए, सारे कानून संविधान के कानून के अंदर ही होने चाहिए। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई समारोह हो, वो संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान का जो दायरा खींचा गया है, उससे बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। वो सारे कार्य असंवैधानिक हो जाएंगे जो संविधान के विरुद्ध किए जाएंगे। तो संविधान क्या होता है? किसी देश का सर्वोच्च कानून। सारी गतिविधियां संविधान के भीतर ही होनी चाहिए। क्लियर है? तो संविधान में ये व्यवस्था भी की गई कि संविधान में जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जा सके, अमेंडमेंट किया जा सके, व्यवस्था की गई। जैसे आप देखेंगे कि मूल संविधान, इसको हम क्या मानेंगे? मूल संविधान, ओरिजिनल मूल संविधान, जो हमारी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। तो संविधान के अंदर आपको मिलेगा क्या? ये पूरी की पूरी किताब वास्तव में 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 22 भागों में। आपको इस किताब में कितने भाग मिलेंगे? 22 भाग। प्रत्येक भाग किस में विभाजित है? अनुच्छेदों में।
प्रत्येक भाग किस में विभाजित है? अनुच्छेदों में। इसको क्या बोलते हैं? भाग मतलब पार्ट्स, और इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, ठीक। अच्छा, अब जब संविधान की किताब बनत रही तो कुछ कुछ भुला गए एमन डाले पर, भाग में अनुच्छेद में भुला गिस, तो एमन का करिस अलग से यही संविधान में बना दिस अनुसूची। का बना दिस? अनुसूची। इसको क्या कहते हैं हम? स्केड्यूल्स। इसको क्या कहते हैं हम? स्केड्यूल्स। और उसमें डाल दिया। तो संख्या क्या देखो, मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। 395। और अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। सवाल बन जाता है आपका, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। कितने अनुच्छेद थे? 395। कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन मैंने कहा कि संविधान में समय के साथ परिवर्तन भी किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। आज वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति है? वर्तमान में 22 भाग थे, ये आज भी 22 हैं। आज भी 22 हैं। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद 470 प्लस हो गया है, इससे ज़्यादा हो चुका है, जोड़ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। और अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई? 12। तो वर्तमान स्थिति में भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद हो गए हैं 470 प्लस, और अनुसूचियां बढ़कर हो गई हैं 12। कुछ किताबों में कुछ आप जब आप पढ़ोगे ना कभी, तो मेरे आप लोगों को किताब नहीं खरीदनी, एक बात मैं बता रहा हूँ, जो मैं दूंगा वही पढ़ना। किताबों में आपको कई जगह मूर्खतापूर्ण लिखा रहेगा कि भाग हो चुके हैं 22, 25 हो चुके हैं, लिखा रहेगा, गलत है वो। देखो ये जो भाग है ना संविधान में, ये रोमन लेटर में लिखे गए हैं। जैसे भाग 1, भाग 2, इसको जानते हो ना, रोमन लेटर बोलते हैं इसको। भाग 3, भाग 4, ऐसे लिखते हैं 4। आई मिटत का बरे वट। बाद में एक भाग जोड़ा गया 4 का। क्या जोड़ा गया? 4 का। आगे चल के देखोगे तो आपको 9 का भी जोड़ा गया है। 9, अरे कैसे होते रे, 9 का और 9 खा भी जोड़ा गया है। ये 3 और जोड़ दिए गए। तो कुछ जो बेवकूफ़ हैं उन्होंने क्या किया, इन तीनों को भाग समझ लिया। अब उन्होंने कह दिया कि वर्तमान में भाग बढ़कर 22-25 हो गए, जबकि भैया भाग 4 ये है, 4 का क है, ये उपभाग हो गया। ये भाग नहीं है, ये है उपभाग। तो भागों की संख्या इस प्रकार से आज भी 22 ही है। क्लियर है? ये हमारा संविधान है। अब संविधान का पन्ना पलटें, पन्ना नहीं पलटे, कवर पर पलटते हैं। संविधान का जैसे ही कवर पेज पलटा, सबसे पहले हमें मिलेगा ये कवर पेज पलटा और आ गया ये। और ये क्या है? ये है प्रस्तावना। क्या है ये? प्रस्तावना। इसे कहते हैं प्रियम्बल। इसे क्या कहते हैं हम? प्रियम्बल। कोई भी किताब हो, कोई किताब आप खरीदते हैं तो जब कवर पेज पलटते हैं आप, तो क्या दिखता है वहाँ पर? प्रीफेस दिखता है, इंट्रोडक्शन दिखता है। वही समझ जाओ यहाँ क्या बोल रहे हैं हम? प्रस्तावना। क्या होता है प्रस्तावना? क्या है? किसी भी किताब की प्रस्तावना को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उस किताब की विषय वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। या आप यूं कह सकते हैं कि प्रस्तावना किसी किताब का एक सारांश होता है, समरी, सारांश होता है। पढ़ेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा किताब की थीम क्या है, आप आगे किताब में क्या पढ़ेंगे। तो इस प्रस्तावना को देखिए, ध्यान से पढ़िए, है ना। अभी याद रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पढ़ेंगे, सब याद करेंगे ना, समझो बस। हम भारत के लोग से ये प्रस्तावना शुरू होता है। किससे शुरू हो रहा है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में लिखा हुआ था ना, ये तो ट्रांसलेशन है।
अंग्रेजी में लिखा हुआ था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign socialist democratic republic and to secure to all its citizens। इस तरह से लिखा हुआ है। आपको याद करवाऊंगा मैं, ये भी याद होना चाहिए। एक जागरूक छात्र जो प्रतियोगिता में आ रहा है उसको भारत के संविधान का प्रस्तावना याद होना चाहिए। आप देखिए शुरुआत में क्या लिखा हुआ है। भारत की प्रकृति बताई गई है पहले 3 लाइनों में कि भारत, स्वतंत्र भारत कैसा है, प्रभुत्व संपन्न है। कैसा है? प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इसका अर्थ ये होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के लिए निर्णय के लिए स्वतंत्र है। हम किसी बाहरी विदेशी ताकत के दबाव में निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन अभी उल्टा हो गया ऑपरेशन सिंदूर में ना। ऑपरेशन सिंदूर में कहा युद्ध ला हमार निर्णय, पाकिस्तान और भारत की युद्ध चला थे और निर्णय कौन लेवा थे? ट्रंप। इसके विरुद्ध कार्य हो गया ना, क्योंकि भारत का संविधान ये घोषणा करता है कि भारत कैसा देश होगा? एक प्रभुत्व संपन्न देश। और इसका अर्थ क्या होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के लिए स्वतंत्र है। वो अपने निर्णय स्वयं लेगा ना। समाजवादी देश है हमारा भारत, मतलब समाज में समानता होगी। ये भी लेकिन कहने की बात होती है, समाज में समानता है क्या? है ही नहीं। पंथ निरपेक्ष होगा। कैसा देश होगा? पंथ निरपेक्ष। मतलब इसका अर्थ होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में ये कहो कि भारत के सामने या संविधान के सामने सारे धर्म एक समान है। ये भी आजकल झूठा प्रतीत होता है ना। मतलब भारत के संविधान की दुर्गति मौजूदा सरकारें कर दे रही हैं। लोकतंत्रात्मक, अब लोकतंत्र का अर्थ तो देख चुके हो आप। जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता की सरकार होगी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी, जनता के लिए कार्य करेगी। ये भी बकवास हो गया। वास्तविक रूप में यदि आप देखो तो कहने के लिए है बस, वरना आजकल क्या हो रहा है देखो, वोट चोरी का मामला भी सामने आ रहा है। ये नेता लोग वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। मतलब लोकतंत्र की भी अवहेलना हो रही। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। मतलब यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा। गणराज्य का मतलब होता है जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, इसका अर्थ ही होता है। तो भारत की प्रकृति बता दी प्रस्तावना में पहले 3 लाइन। उसके बाद देखो आगे न्याय की बात हो रही है। न्याय, और न्याय कौन कौन से न्याय की बात हो रही है? ये भी देखो सब प्रश्न बनेंगे कि भाई प्रस्तावना न्याय की बात कर रहा है। कौन कौन से न्याय की बात कर रहा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। फिर संविधान स्वतंत्रता की बात कर रहा है। किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है भैया? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। फिर आगे देख रहे हो समता की भी बात कर रहा है। किस समता की बात कर रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कर रहा है। इस प्रकार से प्रस्तावना हम पढ़ेंगे, ये प्रस्तावना याद करेंगे आप। इसमें आगे चलकर देखो एक डेट दिख रहा है, 26 नवंबर 1900। आपसे पूछ देगा प्रस्तावना में किस तारीख की बात की गई है? 26 नवंबर 1989। ध्यान रहे 26 जनवरी 1950 नहीं लिखा है, 26 नवंबर 1949 लिखा है ना। और इस तारीख को क्या घोषणा हो रही है? संविधान क्या हुआ? अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ और आत्मर्पित हुआ, मतलब अपनाया गया। बात क्लियर है? यही है भारत का संविधान की प्रस्तावना है ना। यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, संवत दिख रहा है, विक्रम संवत का इस्तेमाल किया गया है। 1900 संवत जानते हो आप लोग? संवत, विक्रम संवत, शक संवत सुने हो? बाबूलाल चतुर्वेदी में वही लिखा रहता है। जब हम जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब बोलते हैं तो कौन सा कैलेंडर है ये? अंग्रेजी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन हमारे भारत का हिंदू कैलेंडर जिसको मानते हैं हम लोग, अपना कैलेंडर हमारा। अच्छा, राष्ट्रीय पंचांग किसे माना गया?
शक संवत, राशि पंचांग। लेकिन विक्रम संवत भी हमारे यहाँ का कैलेंडर है। भारत के राजाओं, देखो अलग अलग काल में अलग अलग शासकों ने शासन किया है, तो उन लोगों ने अपना पंचांग, अपना कैलेंडर जारी किया था ना। पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा विक्रम संवत, शक संवत कैसा होता है, तारीख कैसे निकालते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये है ईसा मसीह का जन्म। इससे पहले ईसा पूर्व चल रहा है, ये क्या है, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी कहते हैं, ईसवी। 57 ईसा पूर्व में क्या शुरू हुआ था, विक्रम संवत। क्या शुरू हुआ था, विक्रम। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है, 57 ईसा पूर्व। और हम यहाँ से 2000 अभी कहाँ पहुँच गए, 2025 में है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कौन से वर्ष में हम, लेकिन विक्रम संवत तो ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था। मतलब पहले विक्रम संवत का पहला साल यहाँ है। तो अगर हम कहें कि 2025 विक्रम संवत का कौन सा साल है, तो क्या करोगे, प्लस 57 नहीं कर दोगे, 57 साल पहले इसका पहला साल था ना, प्लस 57 कर दो, जो भी आएगा वो विक्रम संवत का वर्ष चल रहा है अभी। समझी कि नहीं ना। अब इस डेट को देखो, 1949 की बात हो रही है ना, तो विक्रम संवत में कौन सा वर्ष होगा, क्या करोगे, प्लस क्या आएगा, 2006 आ रहा है, वहां क्या लिखा है, विक्रमी। मतलब विक्रम संवत का कौन सा वर्ष चल रहा है, वही। ठीक। हाँ, अब प्रस्तावना के पेज पलट वो, पूरा संविधान अब भाग में दिखी, भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे चल रही। ठीक। कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे भाग, फिर भाग 1 से ऐसे कंटिन्यू करेंगे। रूपरेखा ही चलेगी अभी ना इस सप्ताह, तो याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब डिटेल में पढ़ोगे आप। नहीं याद रहता तो भी टेंशन नहीं लेने का, लेकिन समझो क्या चल रहा है। ब्रेक ले लो 5 मिनट का, सर आ रहा हूँ।